अगर आप एड्स चला रहे हैं और आपको लगता है कि आपका बजट वेस्ट हो रहा है और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो 80% केसेस में प्रॉब्लम बजट नहीं होता, प्रॉब्लम होती है वो सिस्टम, वो स्ट्रैटेजी जो आप यूज कर रहे होते हैं। और सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। नंबर 1 क्रिएटिव, नंबर 2 ट्रैकिंग और नंबर 3 स्ट्रैटेजी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप ये सब चीजें डिस्कस करने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं लर्न विद बिलाल। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। मुझे लास्ट बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और वो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सेशन किया जाए, जिनमें मैं वन बाय वन वो तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करूं, ताकि अगर और भी किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो उसका क्वेश्चन भी रिजॉल्व हो जाए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल और क्लियर वे में समझाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या होती है और उसको आप फिक्स कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर दूंगा और वो भी चीजें कवर करूंगा जो 2026 के अकॉर्डिंगली तमाम एडवर्टाइजर्स के नॉलेज में होनी चाहिए। और लास्ट में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा कि एक प्रोफेशनल स्टोर का जो लैंडिंग पेज होता है उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और वो होनी चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, क्रिएटिव फटीग क्या होती है और इसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है। दोस्तों, क्रिएटिव फटीग को मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको गाइड करना चाहूंगा। क्रिएटिव फटीग का मतलब ये होता है कि आपका एक एड आपके कस्टमर को एक दिन में एक से ज्यादा मर्तबा दिख रहा है। उसका क्या साइड इफेक्ट होता है कि इससे आपका जो कॉस्ट है, जो आपका सीपीएम है, कॉस्ट पर 1000 माइल है, वो इंक्रीज हो जाता है। और दूसरी तरफ से आपको एड फटीग पड़ना शुरू हो जाती है। लोगों को जब बार बार आपका एड नजर आता है तो वो इसे इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं, इवन के वो बोर हो जाते हैं। आपकी कैंपेन कभी भी डेड नहीं होती। आपकी कैंपेन में जो क्रिएटिव लगा हुआ है वो लोगों के लिए रिपीट होने की वजह से बोरिंग हो जाता है। अब 2026 में क्रिएटिव का रोल और भी ज्यादा बढ़ गया हुआ है, क्योंकि मेटा की डिलीवरी एआई ड्रिवन हो चुकी हुई है। ज्यादा एआई ड्रिवन पे मेटा काम कर रहा है। मेटा का एंड्रोमेडा सिस्टम क्या है? मेटा का एंड्रोमेडा सिस्टम एड रिट्रीवल के तौर पे काम कर रहा है। अब एड रिट्रीवल सिस्टम क्या होता है कि आपका एड किस टाइम पे किस ऑडियंस को दिखाना है। मेटा पहले इसको सेग्रीगेट करता है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं। मिसाल के तौर पे शूज बेचने वाले 10,000 लोग हैं जो शूज का एड चला रहे हैं। तो मेटा क्या करता है, उन 10,000 एड क्रिएटिव्स में से जो बेस्ट 1,000 एड्स हैं वो चूज करता है, वो निकालता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि ये एड की जो टारगेटेड ऑडियंस किस टाइम पे ऑन होती है, किस टाइम पे अवेलेबल होती है। तो मेटा फिर अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड एड्स टारगेटेड लोगों को टारगेटेड टाइम पे दिखाता है ताकि मैक्सिमम कन्वर्जन्स आ सके। अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे किया जा सकता है। आपने सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर 20 वर्जन्स नहीं बनाने एड के। आपको चाहिए कि आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर 4 से 6 न्यू क्रिएटिव्स बनाएं और आपके क्रिएटिव्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग एलिमेंट होना चाहिए। कस्टमर को लगे कि अगर वो प्रोडक्ट बाय करेगा तो उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपके एड क्रिएटिव के अंदर सोशल प्रूफ्स होने चाहिए ताकि लोगों को लगे, अगर कोई बंदा ये देखता है कि ऑलरेडी ये प्रोडक्ट जिसने बाय किया हुआ है उसके इस बारे में क्या रिव्यूज हैं। उसके बाद आपके एड क्रिएटिव के अंदर कंपैरिजन होना चाहिए कि अगर आप ये प्रोडक्ट हमारी बाय करते हैं तो आपको अदर देन मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं उसमें क्या डिफरेंशिएशन है। उसके बाद आपके एड क्रिएटिव के अंदर आप उसकी अनबॉक्सिंग दिखाएं, अपने उस प्रोडक्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो लोगों को बताएं ताकि लोग अपने आप को आपकी उस प्रोडक्ट के साथ अटैच कर सकें। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं कस्टमर अपने आप को उस प्रॉब्लम में फील करे, और जब कस्टमर को ये लगेगा कि जी वाकई ये प्रोडक्ट उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, देन डेफिनेटली आपको ऑर्डर्स भी आएंगे और आपको फर्दर रिपीटेड ऑर्डर्स आना भी स्टार्ट हो जाएंगे।
कस्टमर के साथ आपकी एक प्रॉपर एसोसिएशन बन जाएगी, एक प्रॉपर बॉन्डिंग बन जाएगी और इस तरह से आप अपने बिजनेस को बिल्कुल इनिशियली स्टार्टिंग लेवल से प्रो लेवल तक लेकर जा सकते हैं और एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। जब आपका कॉन्सेप्ट एड का डाइवर्सिफाई होता है तो मेटा को न्यू लर्निंग मिलती है और आपके कस्टमर्स को एक अलग नई रीजन मिलती है कि वो आपका एड क्रिएटिव देखें और उसके ऊपर वो अपना इंटरेस्ट शो करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एंड्रोमेडा या एआई सिस्टम फर्स्ट डिलीवरी को एडवर्टाइजर कैसे हैंडल करें। इसको मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको गाइड करना चाहूंगा कि पहले जो मार्केटिंग हम करते थे, पहले जो हम टारगेटिंग करते थे, उसमें हम डिफरेंट इंटरेस्ट्स ऐड कर रहे होते थे, डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड कर रहे होते थे और अपनी उस कैंपेन को नैरो डाउन कर रहे होते थे। मेटा एंड्रोमेडा का रिट्रीवल सिस्टम आने के बाद ये सारी चीजें एआई ने हैंडल कर ली हैं। अब आपने सिर्फ काम करना है क्रिएटिव की क्वालिटी के ऊपर, बाकी कौन सा एड, कौन सी एड कॉपी किस टाइम को किस कस्टमर को दिखानी है, ये मेटा का एंड्रोमेडा सिस्टम इसको हैंडल करेगा। और यकीनन मेटा एंड्रोमेडा का जो सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड्रोमेडा का कोर काम रिट्रीवल सिस्टम को स्मार्टर बनाना है, यानी कि एड्स के पूल में से जो रेलिवेंट एड्स हैं वो निकालना और टारगेटेड ऑडियंस को स्पेसिफिक टाइम पे वो एड्स दिखाना ताकि मैक्सिमम लोगों के कन्वर्जन आए, लोगों के इंटरेस्ट शो हों। अब बात करते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। आपको बेसिकली 3 चीजें करनी है। नंबर 1, आपका जो एड क्रिएटिव है उसकी जो हुक है, पहले 3 सेकंड्स में ये बात क्लियर हो जानी चाहिए आपकी उस हुक के अंदर कि आपका एड किस ऑडियंस के लिए है और इसका मकसद क्या है। नंबर 2, आपके एड की जो वैरायटी है, आपकी जो क्रिएटिव की वैरायटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। आप डिफरेंट हुक्स, डिफरेंट बॉडीज और डिफरेंट सीटीएस के साथ अपने एड क्रिएटिव शूट करें ताकि मेटा का एंड्रोमेडा सिस्टम उसको मल्टीपल लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज मिले और वो डिफरेंट ऑडियंस को आपके एड्स दिखा के आपको बेस्ट रिजल्ट्स लाकर दे सके। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने अकाउंट को अननेसेसरली चेंज ना करें। मतलब कि आपने एड कैंपेन लॉन्च की और आप 1 से 2 दिन बाद उसमें एडिट करने बैठ जाएं, क्रिएटिव्स को चेंज कर लें या कुछ भी चेंजेस करने बैठ जाएं। इससे क्या होगा कि मेटा का एंड्रोमेडा सिस्टम कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा और लर्निंग फेज बिल्कुल स्लो हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द मेटा लेटेस्ट अपडेट, आप जब अपनी एक कैंपेन लॉन्च करें तो एटलीस्ट आपको चाहिए कि आप उसको 3 to 5 डेज मिच्योर होने दें ताकि मेटा का जो सिस्टम है उसका डाटा सेट मिच्योर हो, देन आपको वो रिपीटेडली ऑर्डर्स आ सके और आपका बिजनेस भी उसी तरह से ग्रो कर सके जैसे प्रो एक्सपर्ट और मार्केटर्स अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत बार मुझे फेस करना पड़ता है कि सीबीओ बेटर है सर या एबीओ, और बजट को एलोकेट कैसे करना चाहिए। देखें, सीबीओ या एबीओ का रोल आपके गोल के ऊपर है। अगर आप टेस्टिंग कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप सीबीओ कैंपेन लॉन्च करें। अक्सर मेरे सामने से कुछ ऐसी वीडियोस गुजरी हैं जिसमें लोग ये कह रहे होते हैं कि जी सीबीओ कैंपेन नहीं चलानी चाहिए, सीबीओ का साइड इफेक्ट ये है कि मेटा एक ही एड के ऊपर मैक्सिमम बजट स्पेंड कर रहा होता है और बाकी जो एड्स हैं उन पे स्पेंडिंग नहीं हो रही होती, तो इसलिए सीबीओ अब काम नहीं करता। ये मिथ बिल्कुल गलत है। देखें, अगर आप सिस्टम को ब्रेक करेंगे, अगर आप अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे तो आपको रिजल्ट्स आपके अकॉर्डिंग आएंगे। मेटा का जो सिस्टम है वो इतना एडवांस हो गया हुआ है, आपको लगता है कि वो कभी कोई रॉन्ग डिसीजन करेगा कि आपका एक अगर अच्छा क्रिएटिव नहीं है तो वो उस पर क्यों स्पेंडिंग करेगा। तो सीबीओ कैंपेन का यही फायदा है कि आप अपना बजट कैंपेन को देते हैं और कैंपेन फिर डिसाइड करती है कि उसमें जो एड सेट है और उस एड सेट के अंदर जितने एड क्रिएटिव्स हैं उनमें से जिसके ऊपर ज्यादा क्लिक्स आ रहे हैं, कस्टमर की ज्यादा इंगेजमेंट आ रही है, इसका जो सीटीआर है उस क्रिएटिव का बेहतर है, तो डेफिनेटली मेटा ज्यादा स्पेंडिंग उस पे करेगा ताकि इस पे आपको ज्यादा रिजल्ट्स आ सके और मेटा का लर्निंग फेज जल्दी से मैच्योर हो और देन आप इसको स्केल अप कर सकें। दोस्तों, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट जो है ये बेसिकली 3 चीजों को मिला के ऑन एवरेज जो परफॉर्मेंस आती है उसको बोलते हैं सीटीआर यानी क्लिक थ्रू रेट, जिसमें नंबर 1 पे एड की क्वालिटी की रैंकिंग देखी जाती है,
नंबर सेकंड पे इंगेजमेंट रेट रैंकिंग देखी जाती है और नंबर थर्ड पे कन्वर्जन रेट रैंकिंग देखी जाती है। तो क्वालिटी, इंगेजमेंट और कन्वर्जन ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं सीटीआर। और अगर आपके उस एड क्रिएटिव का सीटीआर 2.5% से अबव है तो आप अपने उस एड को एज अ विनिंग एड क्रिएटिव कंसीडर कर सकते हैं। तो बाकी आपको जो एड्स हैं वो ऑफ कर देने चाहिए और देन आपको ये एड जो आपका विनिंग है इसके लिए देन फर्दर आपको एक एबीओ कैंपेन भी चलानी चाहिए। एबीओ कैंपेन हम उस टाइम चलाते हैं जब हमारे पास ऑथेंटिक रिजल्ट्स आ चुके हों, जब हमारे पास एक ऐसा एड क्रिएटिव आ चुका हो जो विनिंग हो। तो उसमें फिर हम कैंपेन को बजट नहीं देते, हम एड सेट को बजट देते हैं, हम एबीओ कैंपेन चलाते हैं और आफ्टर दैट जब उसमें रिजल्ट्स आते हैं तो हर 9 से 10 दिन बाद हम उसे स्केल अप करते हैं। दोस्तों यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात, अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं, उनको अगर 2-3 दिन बहुत अच्छी सेल्स आ रही होती हैं तो वो क्या करते हैं, अपने उस एड का जो बजट है वो डबल कर देते हैं। यही वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप करते हैं, जिसकी वजह से आपका वो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। आपने जब भी स्केलिंग करनी है आपने अपने उस एड क्रिएटिव का जो बजट है वो 15 से 20% इंक्रीज करना है, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं करना। और ये काम आपने हर 9 से 10 दिन बाद करना है ताकि ज्यादा एड आपका मिच्योर हो। डाटा सेट जितना मिच्योर होगा कन्वर्जन रेट उतनी ही ज्यादा होंगी और देन आपका भी वो एड डेली बेसिस पर 20 से 25 ऑर्डर पर एड पे आपको लेकर जा सकेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 2026 में रीटारगेटिंग चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए? जी हां, रीटारगेटिंग करनी चाहिए लेकिन ओल्ड मेथड से नहीं, न्यू मेथड से। पहले हम रीटारगेटिंग कैसे करते थे, पहले हम बहुत इसे स्प्लिट कर देते थे, जैसे कि 7 डेज वेबसाइट विजिट्स, 14 डेज एड टू कार्ट, 30 डेज इंगेजमेंट और 60 डेज व्यूज। इसमें क्या होता था कि हमारा जो डाटा है वो बहुत ज्यादा स्प्लिट हो जाता था, फिर डिफरेंट कैंपेन्स, डिफरेंट एड सेट और डिफरेंट एड्स, इससे हमारा जो डाटा सेट है वो डिफरेंट टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है और मेटा का जो सिस्टम है, मेटा का जो लर्निंग सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा ग्रुप उसका कौन सा एड मुझे दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। अब 2026 के अकॉर्डिंगली स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? 2026 में मेटा बहुत स्मार्ट वर्क कर रहा है। सो रीटारगेटिंग का आपका मकसद मेन इंजन नहीं होना चाहिए, रीटारगेटिंग का मकसद होना चाहिए सपोर्ट। मेन इंजन का मतलब मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है कि ऐसा नहीं है कि बस आप रीटारगेटिंग करें और आपका गोल सेल्स होना चाहिए। बेसिकली रीटारगेटिंग का मतलब यह है कि जो आपकी कोल्ड ऑडियंस है उनको आप वो एड्स ना दिखाएं। रीटारगेटिंग वाले वो एड्स हैं जो आप अपने उन कस्टमर्स को दिखाते हैं जिनके डाउट्स आप क्लियर करना चाह रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी आपके एड्स देखे हुए हैं। अब आप उन लोगों की साइकी समझ रहे हैं कि उन्होंने ऐड टू कार्ट किया लेकिन परचेज नहीं किया, उन्होंने आपकी पूरी वीडियो देखी, ऐड देखा लेकिन डिसीजन नहीं लिया। हो सकता है वो कोई सोशल प्रूफ देखना चाह रहे हो या हो सकता है कि वो किसी ऑफर का इंतजार कर रहे हो। तो जब आप रीटारगेटिंग डिफरेंट एंगल्स के साथ करते हैं देन आपकी वो ऑडियंस जो आपकी वार्म ऑडियंस होती है वो मिच्योर होती है और वहां से आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जब कस्टमर पहली मर्तबा आपका एड देखता है तो उसके माइंड में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन सोशल प्रूफ देखना चाह रहा होता है, नंबर सेकंड उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यार अगर मैं बाय कर लूं तो हो सकता है इसकी क्वालिटी अच्छी ना हो, या वो ये देखना चाह रहा होता है कि इनका शिपिंग टाइम कितना है या जो इनकी रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है वो किस तरह की है। लेकिन जब आप उसी कस्टमर को डिफरेंट अप्रोच के साथ जिसमें आप विद सोशल प्रूफ या आप डिफरेंट और एंगल से रीटारगेटिंग करते हैं तो देन कस्टमर के साथ एक अटैचमेंट क्रिएट होती है और वहां से आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स लाजमी मिलते हैं। अगर आप कोल्ड ऑडियंस के लिए ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि अभी ऑर्डर कर लें, बेस्ट प्रोडक्ट है, और रीटारगेटिंग में भी आप सेम वही वर्ड यूज कर रहे हैं तो कस्टमर को कुछ नया नहीं नजर आएगा। तो जब कस्टमर को कोई नई चीज या नया प्रूफ आप नहीं दिखाएंगे तो देन कस्टमर उस तरह से अपना बाइंग कॉन्फिडेंस शो नहीं करेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको अपनी कैंपेन को बहुत ज्यादा टिपिकल या स्प्लिट नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल सिंपल वे से रीटारगेटिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पास्ट वेबसाइट विजिट्स, इसके अलावा इंगेजमेंट, ऐड टू कार्ट, इन लोगों को आप रीटारगेटिंग करें और इनको सोशल प्रूफ्स दिखाएं
ताकि वो चीजें देखकर अपना कॉन्फिडेंस विन करें और आपको ऑर्डर प्लेस करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सक्लूजन लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या एक्सक्लूजन डालनी चाहिए या नहीं। दोस्तों एक्सक्लूजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचें कि एक एड एक कस्टमर को बार बार दिखाई दे रहा है जिसने ऑलरेडी आपसे वो प्रोडक्ट बाय कर लिया है। इसका साइड इफेक्ट क्या हो रहा है कि आपका जो बजट है वो वेस्ट हो रहा है, उसकी एड फटीक बढ़ रही है, सीपीएम बढ़ रहा है, इससे मेटा आपसे ज्यादा चार्ज करेगा। लेकिन अगर आप एक्सक्लूजन डाल देते हैं कि ऑलरेडी जिन लोगों ने बाय कर लिया हुआ है और उसमें आप टाइम फ्रेम डाल देते हैं 180 डेज का, तो 180 डेज तक जिन लोगों ने बाय किया होगा मेटा वो एड दोबारा उनको नहीं दिखाएगा। इससे क्या होगा, न्यू व्यूअर्स को ज्यादा मौका मिलेगा, मेटा का एल्गोरिदम ज्यादा मैच्योर होगा और ज्यादा नई ऑडियंस को वो आपका एड दिखा के वहां से आपको रिजल्ट्स लाकर दे सकेगा। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात, लोग एक्सक्लूजन तो डाल देते हैं लेकिन बाद में उसको अपडेट करना भूल जाते हैं। क्योंकि आपके पास इवेंट्स आ रहे हैं, परचेजेस आ रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि हर 10 से 15 दिन बाद आपको अपनी एक्सक्लूजन को अपडेट कर लेना चाहिए, ताकि जो नए लोगों ने बाय किया है उनको दोबारा से ऐड नजर ना आए और आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज हो सके, कॉस्ट इफेक्टिव हो और एग्जैक्ट ऑडियंस तक पहुंच सके और वहां से आपको बेहतर रिजल्ट्स मिल सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लर्निंग फेज क्या होता है और अर्ली डेज में क्या करना चाहिए। दोस्तों लर्निंग फेज का मतलब यह है कि मेटा को एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो आपकी प्रोडक्ट है, आपका जो एड है, उसकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, ताकि मेटा एग्जैक्ट उन लोगों को आपका एड दिखा सके और वहां से आपको कन्वर्जन्स आ सके। अगर आप लर्निंग फेज को 1 से 2 दिन में ही एडिट करेंगे, चेंज करेंगे, तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि लर्निंग फेज मैच्योर नहीं होगा। एज पर मेटा गाइडलाइंस आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट 50 ऑप्टिमाइज इवेंट्स तक आप उसमें कोई चेंजेस ना करें, तो ही आपका लर्निंग फेज कंप्लीट होगा और आपका एड टारगेटेड लोगों को नजर आएगा। अर्ली डेज में आपका फोकस क्या होना चाहिए, अर्ली डेज में आपको चाहिए कि आप ट्रैकिंग पे फोकस करें, आप एड के वॉच टाइम को देखें और अननेसेसरी एडिट से अवॉइड करें। एटलीस्ट आप 3 to 5 डेज मेटा का लर्निंग फेज कंप्लीट होने दें ताकि डाटा मैच्योर हो और आपको मैक्सिमम बेटर रिजल्ट्स लाकर दे सके। अब बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, मेटा प्लस कन्वर्जन एपीआई का रोल क्या होता है। मेटा एड्स को स्मार्ट बनाने के लिए मेटा को 2 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1, आपकी वेबसाइट के ऊपर कौन सा बंदा किस टाइम पर आया है और उसने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है, और ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम करता है पिक्सल। अब बात करते हैं कि पिक्सल होता क्या है। पिक्सल बेसिकली एक कोड है जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लगा होता है। इसको आप एज एक सिक्योरिटी गार्ड भी कह सकते हैं, जो ये देख रहा होता है कि आपकी वेबसाइट पर कोई पर्सन आ रहा है तो वो क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, क्या वो लैंडिंग पेज पे जा रहा है, वहां पे वो ऐड टू कार्ट कर रहा है, इनिशियल चेकआउट कर रहा है या परचेज कर रहा है। वो ये सारी इंफॉर्मेशन मेटा को प्रोवाइड करता है ताकि मेटा का एल्गोरिदम मैच्योर हो सके और नेक्स्ट ऑनवर्ड जब आप उसकी लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं तो उस बिहेवियर के उन इंटरेस्ट वाले लोगों को मेटा आपका एड दिखा सके और वहां से आपको कन्वर्जन्स आना स्टार्ट हो जाए। सो पिक्सल मेटा को सिग्नल भेजता है कि जो यूजर आया है उसने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है। लेकिन अगर पिक्सल ही रॉन्ग सिग्नल भेजे, उसमें कुछ मिसिंग हो, कुछ डुप्लीकेट हो, तो मेटा को समझ नहीं आएगा कि एड किस टाइम पे किस कस्टमर को दिखाया है और उसने क्या एक्शन परफॉर्म किया है। यहां पे लोग अक्सर एड को गलत कह रहे होते हैं, जबकि जो प्रॉब्लम होती है वो पिक्सल में होती है। मींस के एक पर्सन ने परचेज किया और आपके पास 2 शो हो रहे हैं, या आपके पास कोई डुप्लीकेट परचेज शो हो रही है, या एक कस्टमर ने परचेज कर लिया लेकिन मेटा के पास परचेज का इवेंट नहीं आया। तो जब तक आपका पिक्सल मैच्योर नहीं होता ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ती हैं। अब बात करते हैं कन्वर्जन एपीआई क्या होता है। दोस्तों मेटा का पिक्सल अक्सर ब्राउजर से जा रहा होता है और आजकल ब्राउजर रूल्स, प्राइवेसी की वजह से, आईएसओ रिस्ट्रिक्शन की वजह से या एड ब्लॉकेज की वजह से डाटा ड्रॉप हो जाता है। लेकिन कन्वर्जन एपीआई
डायरेक्ट वेबसाइट से फेंगे और एनालिसिस की बिना पर आप डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ट्रैफिक कैंपेन से सेल्स आ सकती है या नहीं। तो इसका मैं आपको एक बड़ा सिंपल आंसर देता हूं कि अगर आपका पर्पस जस्ट क्लिक्स लाना है तो फिर आप ट्रैफिक कैंपेन चलाएं। फेसबुक को डाटा दे रहा होता है, तो अगर पिक्सल प्लस कन्वर्जन एपीआई आपकी ऑन है तो आपको मैक्सिमम बेहतरीन रिजल्ट्स नजर आएंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एनालिसिस कर सकेंगे। और अगर आपका पर्पस प्रॉपर सेल्स लेकर आना है तो देन फिर आपको सेल्स की कैंपेन चलानी चाहिए। ये दो अलग इवेंट है। जो लोग सिर्फ ट्रैफिक लेकर आना चाह रहे हैं, जो लोग सिर्फ ये चाह रहे हैं कि लोग जस्ट क्लिक्स करें, तो वो ट्रैफिक की कैंपेन चलाते हैं। और जिन लोगों को प्रॉपर सेल्स चाहिए तो वो फिर सेल्स की कैंपेन चलाएंगे ताकि उसके अकॉर्डिंगली क्लिक्स आए और लोग लैंडिंग पेज पे जाएं और अपना बाइंग बिहेवियर शो कर सकें। सो मैं हमेशा यही रेकमेंड करता हूं कि अगर आपको सेल्स चाहिए तो देन डेफिनेटली आपको सेल्स की कैंपेन ही रन करनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि बूस्ट बटन से ही काम चल जाएगा या एड मैनेजर की स्किल्स लेनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बूस्ट बटन जो है वो बिल्कुल बेसिक लेवल पर है। बूस्ट बटन से आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप एड मैनेजर की स्किल्स ले लेते हैं तो आप अपनी कैंपेन का बजट डिसाइड कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं, उसकी प्लेसमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पे आपका एड किस टाइम पे नजर आना चाहिए, आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, लोगों के बिहेवियर्स को, इंटरेस्ट को आप टारगेट कर सकते हैं। और इस तरह से आप एक बेहतरीन सीटीए ऐड कर सकते हैं कि जब आपका एड कस्टमर को नजर आए तो उसको कौन सी ऐसी प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन नजर आए जिसको पढ़ के वो अपनी जो बाइंग डिसीजन है उसको मैच्योर कर सके। सो मैं हमेशा यही रेकमेंड करूंगा कि शॉर्टकट्स में ना जाएं। सिर्फ बूस्ट बटन से ही आपको सेल्स नहीं आएंगी। आपको चाहिए कि आप एड मैनेजर के ऊपर प्रॉपर स्किल्स लें ताकि प्रो लेवल पर आप काम कर सकें और आपको भी बेहतरीन रिजल्ट्स आ सकें। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अच्छे लैंडिंग पेज पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि कस्टमर बाय करे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से गाइड करता हूं कि लैंडिंग पेज पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके लैंडिंग पेज के टॉप के ऊपर कोई अर्जेंसी टेक्स्ट होना चाहिए, लाइक डील क्लोज होने वाली है, अभी बाय कर लें। इसके अलावा फ्री शिपिंग है। इसके अलावा आप कुछ ऐसे लिक्विड कोड्स ऐड करें जिसमें वो वेरी कर रहा हो, लाइक इतने लोग इस टाइम पे इस प्रोडक्ट को बाय कर चुके हैं, इतने लोग इस लैंडिंग पेज को देख रहे हैं, डील क्लोज होने में ये टाइम काउंटर चल रहा है। ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है उसका टाइटल बोल्ड होना चाहिए, आसानी से रीडेबल होना चाहिए। उसके बाद आपको इमीडिएट बेनिफिट्स ऐड करने चाहिए। बेनिफिट्स और फीचर्स में फर्क है। अब फीचर क्या है कि ये चीज वाटरप्रूफ है और बेनिफिट क्या है कि इस चीज को आप बारिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो बाय नाउ का बटन है, कैश ऑन डिलीवरी का बटन ऐड होना चाहिए और कैश ऑन डिलीवरी का जो फॉर्म है वो बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए। उसमें कोई भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन लाइक पोस्टल कोड, जिप कोड, अदर एड्रेस या कोई अपार्टमेंट सूट, इस तरह की कोई ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ नेम ऑफ द कस्टमर, एक्टिव फोन नंबर, कंप्लीट एड्रेस और नियर फेमस प्लेस, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये होनी चाहिए ताकि कस्टमर की जर्नी जितनी आप आसान करेंगे उतना ही कस्टमर जल्दी आपसे बाय करेगा। उसके बाद आपको बाय बटन के नीचे कुछ आपको टेस्टिमोनियल्स लगाने चाहिए। टेस्टिमोनियल स्लाइडर में चल रहे हो कि जो लोग ऑलरेडी बाय कर चुके हैं उनके क्या व्यूज है। यूजीसी पिक्चर्स ऐड होने चाहिए। इसके अलावा कस्टमर के रिव्यूज ऐड हो, टेस्टिमोनियल्स ऐड हो। कस्टमर अगर अपना रिव्यू देना चाह रहा है तो वो रिव्यू वाली ऑप्शन ऐड हो। उसके बाद जो टाइम पीरियड है, लाइक आज अगर कोई ऑर्डर करता है तो कितने दिन तक उसे ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा, तो एस्टिमेटेड शिपिंग टाइम, ये चीज भी उस पर मेंशन होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रोडक्ट का टाइटल लिखते हैं, उसकी पिक्स ऐड करते हैं और चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन बना के डाल देते हैं। ये बिल्कुल इनफ नहीं है।
लैंडिंग पेज जितना बेहतरीन आप ऑप्टिमाइज करेंगे, जिसमें सोशल प्रूफ ऐड होंगे, जिसमें टेस्टिमोनियल्स ऐड होंगे, जिसमें प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग दिखाई होगी या यूज करने का तरीकाकार बताया होगा या डिफरेंट स्लाइडर में लोगों के रिव्यूज बार बार आ रहे होंगे और ट्रस्ट विन करने के लिए ट्रस्ट बैजेस ऐड किए होंगे, ये सारी चीजें मिलकर एक बेहतरीन लैंडिंग पेज बनाती हैं। लोग क्या करते हैं, फ्री का थीम लगाते हैं और बिल्कुल सिंपल सा लैंडिंग पेज लगाते हैं और बाद में ब्लेम दे रहे होते हैं कि हमारे एड्स परफॉर्म नहीं कर रहे। देखें, मेटा का क्या मकसद है? मेटा का मकसद है आपका पैगाम, आपका मैसेज लोगों तक पहुंचाना, जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है। ठीक है, मेटा का रोल जस्ट समझ लें कि एक डोर तक लेके जाना है। उस डोर को ओपन करने के बाद डिसीजन मेकिंग जो करनी है वो लैंडिंग पेज की बिना पर है। तो अगर आपका लैंडिंग पेज फुली ऑप्टिमाइज होगा तो 80% चांसेस है कि कस्टमर आपसे लाजमी बाय करेगा। इन सारी चीजों को देखते हुए वो अपना इंटरेस्ट शो करेगा। सो दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो कंप्लीट देख ली है तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि विनिंग फार्मूला सिर्फ बजट नहीं है, विनिंग फार्मूला सिर्फ एड क्रिएटिव नहीं है, विनिंग फार्मूला है वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी जिसके अंदर आपकी स्ट्रॉन्ग ट्रैकिंग होती है, जिसके अंदर आप अपने एड का वॉच टाइम प्रॉपर मॉनिटर कर रहे होते हैं और जिसके अंदर आपका लैंडिंग पेज फुली ऑप्टिमाइज होता है ताकि कस्टमर इन सब चीजों को देखते हुए अपना डिसीजन ले सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका शॉपिफाई स्टोर कोई प्रोफेशनल डिजाइन करे और उसकी सेल्स कैंपेन को प्रोफेशनली लॉन्च करे तो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग की टीम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हां, आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं या नहीं। और अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करें, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के आपको दूंगा ताकि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकूं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।